अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हम पेश करने जा रहे हैं सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की कहानी। तो आइए शुरू करते हैं। जब वो अर्रब्बा शहर के नवा में पहुंचे तो उन्होंने देखा वहां दूर तक खैमों का एक शहर आबाद था। मुजद्दुद्दीन अपने भाई शमसुद्दीन और अपने अमजाद खतलख बिन ज़ैद के साथ अपने मुसल्लह दस्तों को लेकर जब इस खैमागाह में दाखिल हुआ तो लश्करी अपने खैमों से निकलकर बड़े एहतराम और अकीदतमंदी के साथ मुजद्दुद्दीन और उसके भाई और अमजाद का इस्तकबाल कर रहे थे। यहाँ तक कि एक जगह मुजद्दुद्दीन रुक गया, अपने घोड़े से उतर गया। इसकी तरफ देखते हुए शमसुद्दीन और खतलख बिन ज़ैद भी अपने घोड़े से उतर गए, इसलिए कि एक शख्स अपने हमराइयों के साथ सामने आया जिसे देखकर मुजद्दुद्दीन ने इसे गले लगा लिया। मुजद्दुद्दीन से मिलने के बाद वो शख्स और उसके साथी शमसुद्दीन और खतलख बिन ज़ैद से मिल रहे थे। फिर जो शख्स अपने हमराइयों के साथ मुजद्दुद्दीन के इस्तकबाल को आया था, इसे मुजद्दुद्दीन एक तरफ ले गया। जो कुछ कार्लोस और इसके अहले खाना पर बीती इसकी तफसील इससे कही। उन्होंने आपस में कोई मामला तय किया। फिर मुजद्दुद्दीन मुड़ा और अपने भाई शमसुद्दीन को मुखातिब करके कहने लगा, शमसुद्दीन, तुम दोनों भाई कार्लोस और इसकी दोनों बेटियों को ले जाओ, इन्हें आराम की जरूरत है। 2 लश्करी तुम्हारे साथ जाएंगे जो तुम्हें इस खैमे की निशानदही कर देंगे जिसका एहतमाम आने वालों की रिहाइश के लिए किया है। फिर मुजद्दुद्दीन अपने भाई शमसुद्दीन के करीब हुआ और इसके कान में सरगोशी करने लगा, शमसुद्दीन, खैमे में इनके आराम की जरूरत की हर शय का ख्याल रखना। फिर इनसे ये तफसील भी पूछना कि फ्रांसीसी नाइटों ने क्यों इनका ताक़ुब किया और इन्होंने किन हालात में फ्रांस से निकलकर इन सरजमीनों का रुख किया, और फिर वो कौन लोग हैं जिनके पास अर्रबा में क़याम करना चाहते हैं। पूरी तफसील इनसे जानना। फिर साथ ही जो लश्करी तुम्हारे साथ जाएंगे, मैंने इनको हदायत कर दी है कि वो तबीब को भी इस खैमे में पहुँचाएं जो आर्जी मरम पट्टी खत्म करके कार्लोस का सही इलाज करें। मेरे ख्याल में अब तुम जाओ, मैं थोड़े से अमूर पर लश्करी मामला तय करके फिर तुमसे मिलता हूँ। इसके साथ ही मुजद्दुद्दीन के कहने पर शमसुद्दीन और खतलख दोनों लश्करियों की हमराई में कार्लोस और इसकी दोनों बेटियों को साथ लेकर जा रहे थे। वो 2 लश्करी शमसुद्दीन और खतलख को एक काफ़ी बड़े खैमे की तरफ ले गए। दोनों लश्करियों ने सहारा देकर कार्लोस को नीचे उतारा और खैमे के अंदर ले गए। मरसीमा और बिशाल दोनों बहनें भी अपने घोड़े से उतर के खैमे में दाखिल हुई। खैमे में कार्लोस को एक बिस्तर पर लिटा देने के बाद दोनों लश्करियों में से एक ने शमसुद्दीन को मुखातिब किया, मोहतरम शमसुद्दीन, ये खैमा अमीर मुजद्दुद्दीन के लिए नस्ब किया गया था और उन्हीं के हुक्म पर इन मेहमानों को यहाँ लाया गया है। इस खैमे के अंदर जरूरत की हर शय मौजूद है। आप लोग यहाँ बैठे, मैं तबीब को बुला के लाता हूँ। इसलिए अमीर मुजद्दुद्दीन ने ये हुक्म भी दिया। दोनों लश्करी बाहर निकल गए। इस मौके पर बड़े शफकत से शमसुद्दीन ने मरसीमा और मिशाल को मुखातिब किया, मेरी दोनों बहनों, मैं देखता हूँ कि तुम अभी तक फिक्रमंद और परेशान हो। देखो, जो कुछ हुआ सो हुआ। अब तुम यहाँ महफूज हो, कोई टेढ़ी निगाह करके भी तुम्हारी तरफ नहीं देख सकता। यहाँ आराम से बैठो उठो। जहाँ तक तुम्हारे बाप का ताल्लुक है तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, फिर तुम लोग अपनी नई जिंदगी की इब्तिदा करना। शमसुद्दीन के इन अल्फाज से मरसीमा और मिशाल को कुछ आसूदगी हुई। वो अपने बाप के पास बिस्तर पर बैठ गई। थोड़ी देर बाद वो लश्करी फिर आए, इनके साथ तबीब भी था। खैमे में दाखिल होने के बाद तबीब बड़े पुरजोश अंदाज में शमसुद्दीन और खतलख से मिला। फिर इन दोनों के कहने पर इसने कार्लोस के जख्मों का जायजा लिया। फिर आर्जी पट्टी इसने उतार दी, जख्म साफ करके मरहम लगा दी। तबीब ने अपना काम खत्म करने के बाद इसने शमसुद्दीन और खतलख की तरफ देखते हुए कहने लगा, जख्म खतरनाक नहीं है, तीरों के जख्म है, बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे, फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं। मुझे उम्मीद है कि हफ्ते तक बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। इसके साथ ही तबीब वहाँ से उठकर चला गया। शमसुद्दीन और खतलख भी कार्लोस के पास बैठ गए। फिर शमसुद्दीन ने कार्लोस को मुखातिब किया, मोहतरम, अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? कार्लोस के चेहरे पर थोड़ा सा तबस्सुम नमूदार हुआ और कहने लगा, अब मैं महसूस करता हूँ कि मैं बच गया हूँ और मुझे जिंदा रहने का हक है। मैं समझता हूँ जब तक जिंदा हूँ मैं आप दोनों भाइयों और अमीर मुजद्दुद्दीन का एहसान नहीं उतार सकूंगा। इस बार शमसुद्दीन ने मौजू बदलते हुए गुफ्तगू का आगाज किया, अगर आप बुरा न माने, आपको तकलीफ ना हो, क्या आप मुझे बताएंगे किन हालात में आपने इन सरजमीनों का रुख किया? फ्रांस से क्यों निकले? इधर आने का क्या मकसद था? फ्रांसीसी तगजनों ने क्यों आपका ताक़ुब किया? क्यों आपके अहले खाना को कत्ल किया? जवाब में कार्लोस ने एक गहरी निगाह अपने करीब बैठे शमसुद्दीन और खतलख पर डाली। फिर इसने दुख भरा लंबा सांस लिया। इसके बाद शमसुद्दीन की तरफ देखते हुए कहने लगा, अगर तुम दोनों बुरा ना मानो, क्या मैं तुम दोनों को बेटा कह के मुखातिब कर सकता हूँ? जवाब में मुस्कुराते हुए शमसुद्दीन ने गर्दन हिलाकर इशारा किया। तब कार्लोस इत्मीनान का इजहार करते हुए
پھر کہنے لگا، پہلے تم لوگ مجھے اپنے سلطان نور الدین کے متعلق تھوڑی سی تفصیل اور اس الربا شہر کی تاریخ کے متعلق روشنی ڈالو۔ اس کے بعد میں تمہیں اپنے پورے حالات سناؤں گا، اس لیے کہ ہمارا فرانس سے نکلنا اور ان سرزمینوں کی طرف آنا الربا کی فتح سے تعلق رکھتا ہے۔ اس شہر سے ہماری داستان کا رابطہ ہے۔ کارلوس کی اس گفتگو کے جواب میں شمس الدین نے سوچا، پھر خیمے میں اس کی آواز سنائی دی، کارلوس میرے محترم، جہاں تک ہمارے سلطان نور الدین کا تعلق ہے تو وہ سلطان عماد الدین کے بیٹے ہیں۔ سلطان عماد الدین کا نام تم لوگوں نے سن رکھا ہوگا۔ عماد الدین کی وفات کے بعد حلب کا سلطان نور الدین بنا۔ عماد الدین سے پہلے اور ان کے دور میں ان سرزمینوں میں صلیبیوں کے دوردار تھے۔ گویا سلطان عماد الدین نے صلیبیوں پر حملہ آور ہوتے ہوئے ان سے ارکا اور بحرین، کفرتاب اور الربا چھین لیے تھے، لیکن اس کے بعد صلیبیوں نے پھر اس پر ہلچل مچا دی۔ جن دنوں سلطان عماد الدین نے الربا شہر کو فتح کیا تھا، وہاں کا حکمران ایک فرانسیسی صلیبی جولیسن تھا۔